हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है HDBSC क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा डाइजेशन चल रहा था, यूनिट 5 जो हमारी चल रही थी, जिसमें हमने डाइजेशन पढ़ रहे थे हम। और डाइजेशन में हम आज पढ़ने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहें तो सहायक ग्रंथियाँ भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसे हम पाचन ग्रंथियाँ भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पाचन से रिलेटेड है, यानी डाइजेशन से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 3 प्रकार की एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, लीवर, पैनक्रियाज और कौन सी हो गई, सेरेब्री ग्लैंड। तो 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, उनको हम अच्छी तरह से देखेंगे और बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और बिल्कुल हिंदी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं, क्लास 11th में बिल्कुल सेम दिया गया है और क्लास 12th वाले भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बताते हैं बिल्कुल हिंदी में। देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग लगा ली है पाचन ग्रंथियाँ, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, तो होती तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में दी गई हैं वो 3 प्रकार की दी गई हैं। देखिए पाचन ग्रंथियाँ के प्रकार, लार ग्रंथि होती है, यकृत होता है यानी लीवर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अग्नाशय जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, आंतीय रस इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो भी एक ग्लैंड से ही रिलीज होता है, और जठर ग्रंथ यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि स्टमक में पाई जाती है, तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। तो यहाँ पर कुछ 5 प्रकार की ग्लैंड दी गई हैं, आपके सिलेबस में है लार ग्रंथ, यकृत और अग्नाशय। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लीवर को ही पढ़ लेते हैं। लीवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी ग्लैंड किसे माना जाता है, लीवर को माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लगा ली है यकृत। यकृत जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे शरीर की। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें यानी इसका यदि हम डायग्राम देखें तो इस प्रकार का डायग्राम होता है। ये राइट वाला लोब हो गया, ये लेफ्ट वाला लोब हो गया। यहाँ पर कुछ लिगामेंट लगा हुआ होता है जिसे हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। अब यकृत जो होता है यानी लीवर, लीवर जो होता है इसकी फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक जो इकाई होता है वो कौन सी होती है, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, इसे हम हेपेटिक लोब्यूल बोल देते हैं। तो हेपेटोसाइट जो सेल्स होती हैं वो लीवर के अंदर पाई जाती हैं और बहुत सारी संख्या में पाई जाती हैं। अब ये सारी की सारी जब कार्य करती हैं, सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो एक साथ कार्य करती हैं, तो पूरा का पूरा लीवर जो होता है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या बोल देते हैं, फंक्शनल यूनिट बोल देते हैं, किसकी, लीवर की, क्योंकि लीवर में ही हेपेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात आप जान चुके हैं कि लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं। और जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। लीवर के अंदर पित्ताशय होता है और पित्ताशय के अंदर क्या होता है, पित्तरस होता है, यानी बाइल जूस होता है। तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी पित्तरस का निर्माण करता है। इसके और भी कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये लीवर जो क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पित्त लवण होते हैं जिसे हम बाइल साल्ट बोलते हैं, एक होता है पित्त लवक जिसे हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं। तो लीवर जो होता है 2 प्रकार के बाइल जूस का निर्माण करता है, एक तो बाइल साल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पर जो बाइल साल्ट होता है यानी लीवर के द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है, एक तो बाइल साल्ट में होता है यानी पित्त लवण में होता है, और एक होता है बाइल पिगमेंट जिसे हम क्या बोल देते हैं, पित्त लवक। तो जो बाइल साल्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब एक तो कार्बनिक पित्त लवण होता है, एक होता है अकार्बनिक पित्त लवण। तो अकार्बनिक जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, उसका कार्य होता है जो काइम है। काइम का मतलब होता है जब हमारा बोलस होता है, जब हमारा खाना जो होता है वो किससे लिपट जाता है, गैस्ट्रिक जूस से लिपट जाता है, यानी मिक्स हो जाता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। और जब खाना हमारा जो लार से मिक्स हो जाता है, जब खाना लार से मिक्स हो जाता है मुंह के अंदर, तो क्या होता है, उसे हम बोलस बोलते हैं। और वही बोलस किससे मिक्स हो जाता है, हमारे जो पेट से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस होते हैं उससे मिक्स हो जाता है, उससे अच्छी तरह से मिल जाता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। काइम जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी न्यूट्रल किया जाता है
इसे हिंदी में कहें तो ये इससे सामान्य किया जाता है किसके द्वारा, पित्त लवण से निकलने वाला जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसके द्वारा हम इस काइम को, इस एसिडिक मीडिया यानी अम्लीय काइम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किसकी मदद से, पित्त लवण के इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ओके, इतनी बात हम जान चुके हैं। और जो पित्त लवण होता है अकार्बनिक भी होता है। ये क्या करता है, ये करता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का ये पाइसीकरण करता है, फैट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो ये फैट को यानी लिपिड को, इसे हिंदी में बिल्कुल कहते हैं तो तेल को जो पचाने में ये मदद करता है, पाइसीकरण करवाता है। ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी फैट को पचाने का कार्य करते हैं, फैट को पाइसीकरण करने में मदद करते हैं? तो ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे टायरोक्लोरेट, ग्लाइकोलेट, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैट को पचाने में या फैट को पाइसीकरण करने में मदद करते हैं। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है, फैट का पाइसीकरण होता है। अब देखते हैं पित्त लवक, यानी जो लवक का मतलब होता है जो रंग प्रदान करते हैं, बाइल पिगमेंट इसे हम बोल देते हैं। तो ऐसे कौन से पित्त लवक होते हैं जो कि रंग को प्रदान करते हैं, जैसे बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन कैसा होता है, येलो कलर हमें प्रदान करता है, और बिलिवर्डिन जो होता है वो हमें ग्रीन कलर प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लीवर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो लीवर के बिल्कुल सिंपल से कार्य हैं, वो कि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, लीवर जो होता है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। और इसका क्या कार्य होता है, और किसका कार्य होता है, पित्तरस का संश्लेषण या स्त्रावण। ये पित्तरस का निर्माण करवाता है अच्छी तरह से, किसके द्वारा, हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा। और लीवर क्या करता है, और रक्त का शुद्धिकरण करता है, ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। और क्या करता है, और ये हीमोपोइसिस करवाता है। हीमोपोइसिस क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण करवाता है। और क्या करवाता है, डीएमिनेशन करवाता है। डीएमिनेशन का मतलब होता है जो अमाइनो एसिड होता है उसके अमाइनो ग्रुप को निकाल देता है। लीवर क्या करता है, अमाइनो एसिड होता है उसका जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको निकालने का कार्य करता है, जिसे हम डीएमिनेशन बोल देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, लीवर जो होता है इतने सारे कार्य करता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो पित्त का निर्माण होता है, यानी पित्त रस का जो निर्माण होता है और जो स्त्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है। पित्त रस का जो निर्माण होता है या स्त्रावण होता है वो, या सिक्रीशन इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं, तो किसके द्वारा होता है। तो लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पित्त रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतनी बात हम जान चुके हैं। और पित्ताशय में क्या होता है, ये संचित हो जाता है, यानी जो गैल ब्लैडर होता है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस का संग्रहण होता है, यानी संचित हो जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, पित्त में पाचन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पित्त रस जो होता है उसमें पाचन जो एंजाइम होते हैं यानी डाइजेस्टिव एंजाइम वो अनुपस्थित होते हैं, यानी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो पित्त रस का यदि हम संगठन देखें, यानी जो पित्त रस होता है, ये बाइल जूस होता है, वो किस किस प्रकार से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो पित्त रस का जो पीएच होता है वो 8.0 होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो ये होता है क्षारीय, यानी कि एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच होता है 8.0 होता है, और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जो वाटर इसके अंदर पाया जाता है वो 98% वाटर पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में वाटर पाया जाता है। और इसमें कुछ कार्बनिक घटक होते हैं। कार्बनिक घटक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं पित्ताशय में। मैंने अभी आपको बताया है, देखिए टायरोक्लोरेट हो गया और ग्लाइकोलेट हो गया, कैसे होते हैं, ये कार्बनिक घटक होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। और अकार्बनिक जो घटक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने को, जो काइम है, जो अमाशय से निकला हुआ जो काइम है उसको क्या करना, न्यूट्रल करना, न्यूट्रलाइज करना। और यहाँ पर कुछ आयंस होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, SO3 आयन। और पित्त लवक भी होते हैं यहाँ पर, और पित्त लवण भी होते हैं। पित्त लवक यहाँ पर है और पित्त लवण यहाँ पर है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और लेसिथिन भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पित्ताशय में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। पित्त रस जो है वो किस किस प्रकार से बना हुआ है वो यहाँ पर लिखा गया है।
पित्तरस का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है वो हमने बता दिया है आपको। हिपोटोसाइट जो सेल्स होती हैं लीवर के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। लीवर के ये कार्य हो गए, यानी कार्बोहाइड्रेट को संचित रखना, इकट्ठा रखना और रक्त का शुद्धिकरण करना, डीएमिनेशन करवाना, अमाइनो एसिड से अमोनिया ग्रुप को बाहर निकालना, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, जो कि लीवर से निकाला जाता है। और पित्तरस का संश्लेषण एवं स्त्रावण होता है, किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। लीवर में जो हिपोटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं उनके द्वारा। और क्या होता है, जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो काइम को न्यूट्रल करने का कार्य करते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि पित्त लवण में पाए जाते हैं, जैसे टायरोक्लोरेट, ग्लाइकोलेट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को पाइसीकरण में मदद करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जो फैट है वो पच जाए। और कुछ पित्त लवण होते हैं जो कि हमें रंग प्रदान करते हैं, बिलुरुबिन जो कि येलो कलर प्रदान करता है और बिलुवर्डिन ग्रीन कलर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है। हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं लीवर में क्या करती है, बाइल जूस का निर्माण करती हैं। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होता है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसकी फंक्शनल यूनिट हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं। तो इतनी बातें आपको लीवर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। और परीक्षाओं में कई सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम दूसरी ग्लैंड को देखते हैं। अब यहाँ पर हम लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सलेवरी ग्लैंड बोल देते हैं। ये हमारी मुख गुहा में होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार को निकालती हैं और खाने को पचाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं लार ग्रंथि के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सलेवरी ग्लैंड बोल देते हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? जितनी भी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारी बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, यानी मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। ये बात आप जान चुके हैं। ये सारी की सारी जितनी भी सलेवरी ग्लैंड होती हैं वो हमारी बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा में पाई जाती हैं, ओके। और 3 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 प्रकार की होती हैं। और तीनों कैसी होती हैं? जोड़ी में होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं और तीनों जोड़ी में होती हैं, यानी पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सबमैक्सिलरी ग्लैंड हो गई और सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। तो ये तीनों जोड़ी में पाई जाती हैं। ये 2 पाई जाती हैं, ये भी 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है कान के नीचे पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये भी बात आप ध्यान रखिए कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। यदि इसमें कोई संक्रमण हो जाता है, यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में, तब उस रोग का क्या नाम होता है? मम्प्स होता है। क्या होता है? मम्प्स, ठीक है। तो कान के नीचे पाई जाती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लार ग्रंथियों में देखें तो सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसमें संक्रमण जब हो जाता है तब हम उसे मम्प्स रोग बोलते हैं। और इससे एक नलिका निकलती है, इससे एक डक्ट निकलती है, ओके। तो वो डक्ट जो होती है वो अपर जा में, यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें, जो अपर जा होता है यानी कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके सेकेंड मोलर के पास खुलती है। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और इसकी जो नलिका होती है वो ऊपर वाले जबड़े में सेकेंड मोलर के पास खुलती है, ठीक है। अपर वाला जो जबड़ा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसे मैंडिबल बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके सेकेंड मोलर के पास ये डक्ट खुलती है पैरोटिड ग्लैंड की, और उस डक्ट को हम नाम क्या देते हैं? एक्सटेंशंस डक्ट कहते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सटेंशंस डक्ट। और परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि एक्सटेंशंस जो डक्ट होती है वो कौन सी ग्लैंड में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि पैरोटिड ग्लैंड में पाई जाती है। अब देखते हैं सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है वो लोअर जा में खुलती है। लोअर जा यानी लोअर जा को हम क्या बोल देते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। तो जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड होती है वो लोअर जा में खुलती है, नीचे वाले जबड़े में खुलती है। इससे निकलने वाली जो डक्ट होती है उस डक्ट को हम बैरेटन्स डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरेटन्स डक्ट बोलते हैं।
और सबसे ज़्यादा लार कौन स्रावित करती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड स्रावित करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार कौन बनाती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड बनाती है। अब यहाँ पर देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है जीभ के नीचे हरे नीली रचना में होती है। जीभ के नीचे जब हम देखते हैं तो कैसी संरचना होती है? नीली हरी संरचना होती है। ठीक है, इससे निकलने वाली जो डक्ट होती है उस डक्ट को हम क्या बोल देते हैं? रिवेनस बोल देते हैं, यानी डक्ट ऑफ रिवेनस। ठीक है, सबलिंगुअल से निकलने वाली जो ग्लैंड होती है वो जीभ के नीचे पाई जाती है। जीभ को जब हम उठाएंगे नीचे से देखेंगे तो कैसी होती है? हरे नीले रंग की संरचना होती है और एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम होता है रिवेनस। ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो ग्लैंड जो भी ग्रंथियाँ डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक अपना मटेरियल पहुँचाती हैं। जो ग्लैंड जो भी कोई भी ग्लैंड हो सकती है, कोई भी ग्लैंड जब वो अपना पदार्थ अपना जो मटेरियल है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा, अपनी नलिका के द्वारा जब पहुंचाती है तब हम उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। जब कोई भी ग्लैंड अपने मटेरियल को नलिका के द्वारा यानी डक्ट के द्वारा पहुंचाती है किसी दूसरे ऑर्गन तक, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और यदि कोई भी ग्लैंड ब्लड के द्वारा अपने पदार्थ को किसी भी ऑर्गन तक पहुंचाती है ब्लड के द्वारा, तब हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इतनी बात हम जान चुके हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन उसे कहते हैं जब कोई भी ग्लैंड अपने पदार्थ को डक्ट के द्वारा यानी नलिका के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, तब हम उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जब कोई भी ग्लैंड अपने मटेरियल को ब्लड के माध्यम से किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, तब हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आप देखते हैं ये सारी की सारी जो ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं? लार को ही सिक्रीट करती हैं। और सबसे ज़्यादा सिलाइवा यानी कि सबसे ज़्यादा लार कौन स्रावित करता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड स्रावित करती है, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और प्रतिदिन यानी डेली 1 से 1.5 लीटर जो होता है लार को सिक्रीट किया जाता है, 1 से 1.5 लीटर। और इसका जो पीएच होता है 6.8 होता है। ठीक है, 6.8 होता है। एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ये अम्लीय होता है। जो लार होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका पीएच 6.8 होता है। अब यहाँ पर एक बात और आप जान लीजिए, एक्स्ट्रा है लेकिन आपके हमेशा काम में आएगा। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच 7.0 से ऊपर हो, यदि किसी भी पदार्थ किसी भी कंपोनेंट का पीएच 7.0 से ऊपर हो, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन या बेसिस। यानी जो भी कंपोनेंट 7.0 से ऊपर पीएच का होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? वो क्षारीय होगा। वो क्या होगा? क्षारीय होगा। यदि किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पदार्थ का जो पीएच है वो 7.0 से नीचे होगा, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। तो इतनी बात आप जान लीजिए कि जिसका पीएच 7.0 से ऊपर है तो वो हमेशा क्षारीय होगा। इसे हम एल्कलाइन भी बोल देते हैं या बेसिस बोल देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, और जिसका पीएच जिस भी कंपोनेंट का पीएच 7.0 से नीचे होगा तब हम उसे एसिडिक बोलते हैं, यानी कि वो अम्लीय है। जैसे यहाँ पर जो लार होती है, लार का पीएच 6.8 है, यानी कि 7.0 से नीचे है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं? ये एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। अब ये बात आप जान चुके हैं। देखिए, इस लार में एक एंजाइम होता है। इस लार में यानी इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन के नाम से जानते हैं, जो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। यानी हमारा जो मुख होता है, मुख के अंदर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जो भी हम भोजन खाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलता होगा, तो वो क्या करता है? ये सलेवरी एमाइलेज या इसे हम टाइलिन बोलते हैं। तो ये मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और क्या होता है? इसमें थियोसाइनेट एंड लाइसोजाइम होते हैं। सलाइवा के अंदर थियोसाइनेट और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ये खाने में दूषित पदार्थ को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? खाने में जो भी दूषित पदार्थ होता है, जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं,
कुछ जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। सलाइवा में उपस्थित ये 2 एंजाइम ये कार्य करते हैं, ठीक है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल बोल देते हैं। यानी कि थियोसाइन और लाइसोजाइम जो होते हैं इसे हम एंटी माइक्रोबियल बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, तो ये सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, मारने का कार्य करते हैं। हमारे भोजन में यदि कोई भी सूक्ष्म जीव है जो कि हमारे लिए हानिकारक है तो उसको ये मारने का या ख़त्म करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च होता है। यदि स्टार्च हमारे खाने में है तो क्या करेगा, ये डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यदि जब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें यदि स्टार्च है, यदि उसमें स्टार्च है तब ये क्या कर देगा, ये जो वाला सलेवरी अमाइलेज ये कन्वर्ट कर देगा डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में, उसको तोड़ देगा स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च जो कि ये कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। ओके, ये बात आप जान चुके हैं। और लगभग यहाँ पर 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन यहाँ पर बक्कल कैविटी में हो जाता है, यानी मुख गुहा के अंदर हो जाता है। लगभग 30% जो खाने में कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है, मुख के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। और जो 70% कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वो छोटी आंत में क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मुख के अंदर यानी मुख गुहा के अंदर लार से निकलने वाला जो सलेवरी अमाइलेज होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, तो ये क्या करता है, स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हम खाना खा रहे हैं वो लार से मिक्स हो जाता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं, ठीक है, बोलस। ये बात आप जान चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम तीसरी ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं, पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो अग्नाशय क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि पाचन ग्रंथि है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड क्या होता है अभी हम आपको आगे बता देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है पैनक्रियाज का, ये है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्म जर्म लेयर से होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ड्यूडेनम के लूप से घिरी होती है। ये ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, ये ड्यूडेनम हो गया। इस लूप से ये जो पैनक्रियाज होता है ये घिरा हुआ होता है, ठीक है, ये पैनक्रियाज है। और इसकी जो प्रकृति होती है यानी कि नेचर देखें इसका नेचर जो होता है हेट्रोक्राइन होता है। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। 90% एक्सोक्राइन होती है और 1% एंडोक्राइन होती है, यानी कि ये दोनों तरह से कार्य कर सकती है। एक्सोक्राइन भी कार्य करेगी और एंडोक्राइन भी कार्य करेगी, तो इसीलिए हम इसे हेट्रोक्राइन बोल देते हैं। और ये यहाँ पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है, इसीलिए हम इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो वेट होता है, इसका वजन 70 से 80 ग्राम होता है। इसके नेचर हेट्रोक्राइन, 90% एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन हम उसे क्या बोलते हैं, कहाँ पर, देखिए जब हम इसको काट कर देखते हैं, जब इस पैनक्रियाज को काट कर देखते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसमें जो 90% जो एक्सोक्राइन वाला भाग है वो कौन सा है, ये वाला 90% जो है वो एक्सोक्राइन वाला भाग है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा भाग है, 90% है। और जब हम देखते हैं एंडोक्राइन वाला पार्ट जो कि 1% है, जो बीच वाला है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन बोल देते हैं। ये बीच वाला भाग है, इसे हम एंडोक्राइन जो कि 1% होता है, और ये कितना होता है, 90% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है वो हार्मोन को सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन वाला बीच वाला भाग हार्मोन सीक्रेट करता है। इससे हम लैंगरहैंस के द्वीप समूह शामिल हैं, यानी इसे हम क्या बोल देते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह बोल देते हैं, क्योंकि इतने बड़े इलाके में क्या होता है, सिर्फ 2 या 3 सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, गामा सेल्स होती है। इसीलिए क्या बोल देते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह बोल देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में क्या होता है, सिर्फ 3 सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसे लैंगरहैंस के द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 सेल्स मौजूद होती हैं, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, एफ सेल्स होता है। यहाँ पर हमने एफ सेल्स नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्स हैं और वो अधिकतर पाई जाती हैं,
और जहाँ पर जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है 90% होता है, जो कि बाहर वाला पार्ट है। इससे क्या रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, यानी कि जो अग्नाशय रस होता है उसको रिलीज किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स से क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो अल्फा सेल्स होती है वो क्या करती है, वो होती है 15 से 20% यहाँ पर पाई जाती है। वो क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करती है। क्या करती है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करती है। और ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी उद्दीपित करता है। ठीक है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, नए ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो उसको उद्दीपित करने वाला कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूकागोन हार्मोन होता है, जो कि अल्फा सेल से बनता है। और यहाँ पर जो बीटा सेल्स होती है वो 65 से 80% होती है। कितनी होती है, 65 से 80% होती है। ये क्या रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये किसको स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजेनोसिस को स्टिमुलेट करता है। यानी ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को बनाने में कौन मदद करता है, इंसुलिन हार्मोन मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है, ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो इंसुलिन हार्मोन से स्टिमुलेट की जाती है, यानी उद्दीपित की जाती है, जिससे ये प्रोसेस होती है, इससे ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप जान चुके हैं। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का होता है। ये लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन को संचित होने तथा ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन को इकट्ठा होने से नियंत्रित करता है। और ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है, शर्करा का जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का होता है, जो कि किससे सिक्रीट होता है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है। और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, तब कार्बोहाइड्रेट का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, पूरा उपयोग उसका नहीं हो पाता है। और ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और ब्लड में क्या होता है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक रोग होता है जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। क्योंकि यदि कार्बोहाइड्रेट का पूरा उपयोग हो जाएगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है तो यहाँ पर ग्लाइकोजन प्रोसेस जो होगी वो नहीं चलेगी। और ग्लाइकोजन जब प्रोसेस नहीं चलेगी तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा और ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। और जब ये अधिक हो जाएगा, जब इंसुलिन हार्मोन यदि अधिक स्रावित होने लगा तो क्या होगा, तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि सारा का सारा यूज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस हो जाएगी सारे कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या हो जाएगा, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कमजोरी आएगी और इंसुलिन आघात जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, यानी जब बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाएगा। और जब अधिक स्रावित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन आघात जिसे को कहते हैं वो रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा सेल्स आती है। डेल्टा सेल्स 3 से 10% पाई जाती है। ये क्या करती है, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है। क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करने का कार्य करती है। और यहाँ पर जो एफ सेल्स है जिसे हम पीपी सेल के नाम से जानते हैं, ये 3 से 5% पाई जाती है। इसको हम पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड
सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स बोलते हैं। ये हेटेरोक्राइन को नियंत्रित करती है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को दोनों को नियंत्रित करती है। कौन सी सेल? एफ सेल्स। ओके। अब यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या क्या होता है, यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम होते हैं जो कि पैनक्रियाज से स्रावित होते हैं। कौन से वाले पार्ट से? एक्सोक्राइन वाले पार्ट से। ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें संपूर्ण पाचन एंजाइम उपस्थित होता है। परीक्षा में पूछ जाता है कि संपूर्ण पाचन एंजाइम किस में उपस्थित होता है? पैनक्रियाज में उपस्थित होता है, यानी अग्नाशय में उपस्थित होता है। तो पैनक्रियाज से कुछ इनएक्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, फिर उनको बाद में एक्टिव किया जाता है। तो पैनक्रियाज से कौन कौन से इनएक्टिव यानी अक्रिय एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया। तो इसको एक्टिव करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? इंट्रोकाइनेज एंजाइम होता है, जो कि एक्टिव कर देता है ट्रिप्सिन में। और काइमोट्रिप्सिन को एक्टिव करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन होता है, जो कि काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है ये किस में चेंज कर देता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज कर देता है। और किसकी मदद से चेंज करता है? ट्रिप्सिन की मदद से चेंज करता है। तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में बदल दिया जाता है। और ये सारे एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये तीनों मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है उससे कुछ एक्टिव एंजाइम भी स्रावित होते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और न्यूक्लिएज हो गया। तो अमाइलेज क्या करता है? ये किसको पाचित करता है, किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो होता है लिपिड को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लिएज जो होता है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, यानी पाचित करता है। ठीक है। कुछ एंजाइम यहाँ पर हैं जो कि पैनक्रियाज से निकलते हैं, जो कि एक्टिव एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाज का ये स्ट्रक्चर रहा, मैंने अभी आपको बता दिया है। जैसे ये क्या है? ड्यूडेनम हो गया, छोटी आंत का ये सबसे पहला हिस्सा हो गया। और यहाँ पर लीवर हो जाता है। लीवर में क्या होता है? गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है। पित्ताशय की नलिका और अग्नाशय की नलिका ड्यूडेनम में आकर खुलती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बोल देते हैं। इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम होता है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये क्या है? ये क्या है? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज की ये वाली डक्ट जो कहलाती है डक्ट ऑफ विर्सिंग, यानी ये मेन डक्ट होती है पैनक्रियाज की। और ये जो निकली हुई डक्ट है इसे हम क्या बोल देते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। इसका दूसरा नाम होता है एसोसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं। और इसे हम क्या बोल देते हैं? ज्यूजेनम बोल देते हैं। ये ड्यूडेनम है, ये ज्यूजेनम है, और नीचे आएंगे तो इलियम हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।